नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम आए हैं। एक विजयपुर और दूसरी बुधनी। बुधनी के बारे में तो सब ये कह रहे थे कि ये तो बहुत सुरक्षित है, शिवराज सिंह की सीट है, जहां 1 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी जीतती रही है, वहां बीजेपी को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज जो परिणाम आ रहे हैं, हम जब इस समय कार्यक्रम बना रहे हैं तो लगभग 13 में से 11 दौर के वोट मतगणना हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी मात्र 10,000 वोटों से आगे चल रही है। यानी यहां भी भारतीय जनता पार्टी को झटका बहुत लगा है। लेकिन विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी को झटका इसलिए लगा है कि वहां तो भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गजों की एक प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी और अंततः विजयपुर से भारतीय जनता पार्टी के राम चुनाव हार गए हैं, रामनिवास रावत चुनाव हार गए हैं। मैं आपको आज कुछ चीजें एक जो नए समीकरण मध्य प्रदेश की राजनीति में उभर रहे हैं, मैं उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा और कुछ ऐसी नई जानकारियां आपको दूंगा। शायद आप उसको सोचने पे विवश होंगे कि क्या वाकई ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति बदल रही है, क्या वहां की राजनीति करवट ले रही है, क्या कांग्रेस में वहां नए नए नेता उभर रहे हैं। निश्चित तौर पे इस चुनाव ने कई संदेश दिए हैं। हम आपको बता दें कि ये श्योपुर जिले की 2 सीटें हैं, श्योपुर और विजयपुर। विजयपुर से 2023 के विधानसभा चुनाव में रामनिवास रावत कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। लेकिन हम ये देख रहे थे कि रामनिवास रावत और ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि महल की और रामनिवास रावत की जो खटपट हुई थी, उसका असर उनके राजनीतिक जीवन पर उसी दिन से पड़ना शुरू हो गया था जब वे विधायक बनकर आए थे। हम देख रहे थे कि रामनिवास रावत के ऊपर पूरे हमले हो रहे थे। सिंधिया जी की ओर से प्रत्यक्ष नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन जिस तरह से उनके पेट्रोल पंप, उनके व्यवसायों पर, उनके परिवार पर, उनके नाते रिश्तेदारों पर हमले किए जा रहे थे, रामनिवास रावत कहीं ना कहीं विचलित थे। लोगों का यह कहना है कि रामनिवास रावत कांग्रेस में कंफर्टेबल थे, लेकिन जिस तरह के हमले सरकार की ओर से उनके परिवार पर हो रहे थे, वे मजबूरी में ही सही उन्होंने तत्काल संपर्क किया ऐदल सिंह कंसाना से, उन्होंने संपर्क किया नरेंद्र सिंह तोमर से और जैसे तैसे वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने में सफल रहे। वो लोकसभा चुनाव के दौरान ही रामनिवास रावत भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार भी किया और सब कुछ ये हम आपको सबको पता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश में वन एवं पर्यावरण मंत्री बना दिया। वन एवं पर्यावरण मंत्री बनने के बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के लिए टिकट भी दिया और वे चुनाव में पूरी ताकत से लड़े भी। लेकिन वहां समीकरण ऐसा क्या बना, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी, सारे नेता झोंक दिए, मतलब कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद रामनिवास रावत चुनाव क्यों हारे। अब एक सवाल तो यह है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जो रामनिवास रावत के अभी भी विरोधी हैं, बीजेपी में आने के बाद भी उनको अपना नहीं बना पाए, क्या उनकी कहीं पीछे की कोई राजनीति रही। हमने देखा कि ग्वालियर चंबल संभाग में रामनिवास रावत चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की टिकट पर और सिंधिया जी का खुद तो छोड़िए, सिंधिया जी का कोई समर्थक चुनाव प्रचार करने वहां नहीं पहुंचा था। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह है। सिंधिया जी नहीं पहुंचे वहां और ये पूरी चुनाव की कमान नरेंद्र सिंह तोमर के हाथ में थी और ऐदल सिंह कंसाना जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं उनके हाथ में थी। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से जो कमान संभालने वाली टीम थी, उसमें आप कह सकते हो सबसे बड़ा नाम था सतीश सिंह सिकरवार जो ग्वालियर के विधायक है कांग्रेस के, उनके छोटे भाई सत्य प्रकाश सिंह सिकरवार, जिन्हें हम नीटू सिकरवार के नाम से जानते हैं। 2023 में कमलनाथ जी ने एक प्रयोग किया था कि सतीश सिंह सिकरवार को वो बीजेपी से तोड़कर कांग्रेस में लाए थे। सतीश सिंह सिकरवार बीजेपी के सारे दांव पे जानते हैं, बीजेपी में अंदर तक उनकी पकड़ थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आज भी उनकी पकड़ है और उनने जो कांग्रेस को ग्वालियर में दिया, आप अंदाज लगाइए कि ग्वालियर पूर्व की सीट खुद सतीश सिंह सिकरवार जीते और उनकी पत्नी, सतीश की पत्नी ग्वालियर की महापौर के रूप में जीती चुनाव। यानी कांग्रेस को 2 मिले, महापौर भी मिले और विधायक भी मिले। उसके बाद उनके जो भाई हैं सत्य प्रकाश सिंह सिकरवार, वो भी भारतीय जनता पार्टी में थे, उन्हें भी कांग्रेस में लाया गया और अभी पिछले दिनों चुनाव भी लड़ाया गया था। लेकिन फिलहाल विजयपुर की पूरी कमान सत्य प्रकाश सिंह सिकरवार के हाथ में थी, जिन्हें नीटू सिकरवार के नाम से सब जानते हैं।
नीटू ने वहां जो रणनीति बनाई, नीटू ने ठाकुरों को साधा होगा, जैसा मुझे यहां बैठ के लग रहा है, मैं कभी गया नहीं वहां। लेकिन एक और नाम है पंकज उपाध्याय, जो मुरैना से ही विधायक है, मुरैना जिले से, और वो जीतू पटवारी के बेहद नजदीक है। उन्होंने भी कमाल संभाली। जीतू पटवारी ने खुद विजयपुर में बहुत मेहनत की, और सबसे बड़ी बात थी सिंधिया और सिंधिया समर्थकों का इस चुनाव से दूरी बनाना। ऐसे समीकरण कहीं ना कहीं बन गए थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जा रहे थे और बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे। वहां अब जो चुनाव परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेशक एक बहुत तगड़ा झटका है, लेकिन कांग्रेस के लिए दुगना फायदा है। एक आदिवासी विधायक कांग्रेस को मिला, मुकेश मल्होत्रा के रूप में, जो अभी कांग्रेस का मेंबर नहीं रहा। उसे टिकट देते समय कांग्रेस की मेंबरशिप दिलाई, क्योंकि वो एक जननायक के रूप में पिछले चुनाव में स्थापित हो गए थे। उन्हें लगभग 40,000 से ज्यादा वोट निर्दलीय के रूप में मिले थे। तो एक तो कांग्रेस ने वहां पर जो एक उम्मीदवार का चयन किया वो बहुत सोच समझकर और बड़े होशियारी के साथ किया, जातिगत समीकरणों को साध के किया। और दूसरा, वहां की पूरी जिम्मेदारी जो स्थानीय लोगों को सौंपी गई, जैसा मैंने नाम बताया, चाहे वो नीटू सिकरवारा हो, पंकज उपाध्याय हो, इनका जो कोऑर्डिनेशन वहां था। और सबसे बड़ी बात, जीतू पटवारी ने दीपावली का त्योहार भी वहीं मनाया था। हमें मालूम है रात्रि विश्राम भी वहीं किया था। जीतू पटवारी ने जो वहां मेहनत की और नए लोगों की जो टीम खड़ी की, विजयपुर में जीत का श्रेय उस टीम को जाता है। जो बिल्कुल जयवर्धन सिंह जी को हमने देखा, वो लगातार वहां डले रहे से मेरा मतलब वहां लगातार कैंप करते रहे। तो ऐसे कांग्रेस की युवा टीम वहां पर एक्टिव हुई, और इस युवा टीम ने उस मतलब विजयपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी के जबड़े से बाहर खींचा है, ये मान सकते हो आप। जिस तरह चुनाव से पहले वहां पर तनाव का माहौल रहा, मारपीट हुई, फतरा हुआ, तमाम सारी हिंसा की बातें हुई, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अब विजयपुर के इस चुनाव परिणाम के बाद ग्वालियर की राजनीति बदलेगी। वहां के लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन लोग जो कह रहे हैं कि सिंधिया जी के समय जिस तरह कांग्रेस में गुटबाजी दिखती थी, एक तरफ महल होता था, एक तरफ बाकी लोग होते थे, लगभग वैसा ही अब बीजेपी में दिखाई दे रहा है। सिंधिया जी के महल के कुछ लोग महल के साथ हैं तो कुछ महल के खिलाफ हैं। हम देखते हैं कि क्या होगा, ये राजनीति किस ओर जाएगी। सिंधिया जी ने जिस तरह से दूरी बनाई है विजयपुर से, पूरी तरह रामनिवास रावत से दूरी बनाई है, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी में कितने भी मतभेद हों आपस में नेताओं के, लेकिन चुनाव के समय एकजुट होने की, एकजुट दिखने की एक परंपरा रही है इस पार्टी के अंदर। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि एक नेता ने साफ साफ कह दिया कि मुझे उधर जाना ही नहीं है। ऐसा बीजेपी में, संघ में ये सब चीजें नहीं होती हैं जो हमें वहां दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो विजयपुर की हार है वो अकेले रामनिवास रावत की हार नहीं है। वहां ऐदल सिंह जी कंसाना जो कृषि मंत्री हैं, और स्पीकर नरेंद्र सिंह जी तोमर, जिन्होंने पूरी ताकत इस चुनाव में लगाई थी, यदि चुनाव में जीत नहीं मिल पाई तो ये उनकी भी हार मानी जा रही है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां बहुत बड़ा गैप था। रामनिवास रावत बहुत बड़े मतलब अंतर से चुनाव हारने की संभावना थी। यदि ये सारे नेता इतनी मेहनत नहीं करते तो ये जो गैप है वो भर नहीं पाते। मात्र 7-7.5 हजार वोट से वो चुनाव हारे हैं। यदि ये नेता मेहनत नहीं करते तो ये हार का आंकड़ा 30-40 हजार भी जा सकता था। मतलब इस तरह की चर्चाएं भी वहां हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि विजयपुर की हार का मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या असर होगा। तो बेशक भारतीय जनता पार्टी विजयपुर में हारी है, लेकिन कांग्रेस के नेता खुशी मना रहे हैं बीना में। अब बीना में खुशी क्यों मना रहे हैं आप समझ सकते हैं। बीना में विधायक हैं कांग्रेस से बीजेपी में आई हुई निर्मला सप्रे। निर्मला सप्रे पर भी यह दबाव है कि वे इस्तीफा दें और बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ें। लेकिन निर्मला सप्रे ने पूरे क्षेत्र में इस बात को कहा था, यह आश्वासन दिया था कि मैं बीना को जिला बनाने के लिए अपना दल बदल कर रही हूं, विकास के लिए दल बदल कर रही हूं। इस तरह के सारे बयान हमने सबने सुने हैं कि बीना के विकास के लिए मैंने दल बदल किया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या विजयपुर में रामनिवास रावत जिन्हें मंत्री बना दिया गया था, कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था, जहां विजयपुर में यह कहा गया था कि इसको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, विजयपुर में विकास की गंगा बहा दी जाएगी, तमाम घोषणाएं की गई, भूमि पूजन किए गए, और उसके बाद भी रामनिवास रावत चुनाव हार गए। बीना में क्या होगा। निर्मला सप्रे को ना तो जिला मिल पाया है, ना वे मंत्रिमंडल में शामिल हो पाई हैं, ना कोई निगम मंडल में आई हैं, ना बीना का कोई ऐसा बड़ा विकास हुआ है, ना ऐसी कोई बहुत बड़ी घोषणा हुई है बीना में। ऐसे में क्या निर्मला सप्रे हिम्मत कर पाएंगी कि वे इस्तीफा दे दें विधायकी से
और वे बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े। अब मेरी आज बीना में कई लोगों से बात हुई, वो तो कांग्रेस के लोग तो वहाँ बड़ी खुशी मना रहे हैं कि अब मजा आएगा, जैसा विजयपुर में हुआ है वैसे ही बीना में होगा। हालांकि मैं इस बात का कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ चर्चाएं और अटकलें हैं। लेकिन इतना तय है कि निर्मला सप्रे जो पहले से ही बहुत डरी हुई हैं इस्तीफा देके चुनाव लड़ने पर, विजयपुर के चुनाव परिणाम के बाद ये बीना में और ज़्यादा होगा कि वो हो सकता है साल 2 साल इसी उधेड़-बुन में और निकाल दें, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव यानी 4 मई को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ली थी। मई से लेके अब ये नवंबर खत्म होने को है, आज तक इस्तीफा नहीं दे रही। जब उनसे पूछा जाता है आप किस पार्टी में हो तो वो बताती नहीं है। बहुत सारी चीज़ें उनके साथ हैं, तो निश्चित तौर पे विजयपुर का असर बीना पे भी पड़ेगा। और अब आगे जो भारतीय जनता पार्टी में जाने की सोच रहे होंगे विधायक, उन पर भी पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में आया राम गया राम कब से चल रहा है, कोई भरोसा नहीं कि कौन सा नेता कब बीजेपी में चला जाए। पर विजयपुर की इस हार ने कहीं ना कहीं ब्रेक लगाने का काम किया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक बुझे हुए कहते हैं ना, बुझी हुई पार्टी में एक चेतना का संचार करने का काम विजयपुर की जीत ने किया है। और मैंने देखा कि लंबे समय बाद कांग्रेस कार्यालय के बाहर फुकटे फूट रहे थे, आतिशबाजी चल रही थी, मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, और तो और वहाँ पर 50-50, 60-60 साल के नेता डांस भी कर रहे थे। लंबे समय बाद हमने कांग्रेस कार्यालय में थोड़ी बहुत हलचल देखी है, क्योंकि सुबह से लेकर दोपहर 1:30-2 बजे तक तो सन्नाटा पसरा था, कोई था ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों को पता चला कि नहीं हम विजयपुर जीत गए हैं, तो कुछ नेता वहाँ पहुँचे और खुद जाके उन्होंने खुशी मनाई और अपने वीडियो बनाए हैं। तो लंबे समय बाद एक बात और है कि हम ये देख रहे थे कि अभी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही, कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई और बहुत सारे बड़े नेताओं ने किनारा कर लिया। कई लोगों ने जीतू पटवारी के नेतृत्व को चुनौती दी, लेकिन अब विजयपुर की जीत के बाद जीतू पटवारी का आंकलन पुनः नए सिरे से होगा, बिल्कुल तय मानिए आप। बेशक 29 सीटें वो लोकसभा में हार गए, लेकिन इसके बाद भी जिस तरह विजयपुर जीत के आए हैं और जिस तरह बुधनी में मतलब एक बहुत विराट विजय को 10,000, 12,000, 15,000 में समेटने की तैयारी है, तो निश्चित तौर पे इससे कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के नंबर बढ़ेंगे, जीतू पटवारी के नेतृत्व पर भरोसा होगा। और ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कुछ ऑक्सीजन जरूर मिल गई है। हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी कोई पूरी तरह हताश हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई जवाब नहीं। मध्य प्रदेश उनका सबसे मजबूत संगठन नहीं बल्कि ये किला है। ये छोटी मोटी हार से उनको कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। वे इसकी भी समीक्षा करेंगे और जहां कमियां हैं उसको पूरा करने की कोशिश भी करेंगे, ये हम जानते हैं पूरी तरह से। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में इतना तय हो गया है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, नया नेतृत्व उभरेगा, ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ विजयपुर की हार में कहीं ना कहीं 60 साल से पुराने नेता बीजेपी के लगे थे और कहीं ना कहीं ये भी जाएगा कि भाई आपका पुराना नेतृत्व सफल नहीं हुआ। और कांग्रेस ने सब नए लोग लगाए थे, चाहे नीटू हो, चाहे पंकज हो, चाहे जीतू हो, ये चाहे वो दिग्विजय सिंह जी के बेटे जयवर्धन जी हों, ये सारी नई टीम वहाँ लगी थी। तो ये भी एक बड़ा संदेश है। हम बात कर रहे हैं अब थोड़ी बहुत बुधनी की। बुधनी में राजकुमार पटेल का इस बार का चुनाव वाकई आश्चर्यजनक और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हैरत वाला इसलिए था कि मैं तो ये मान के चल रहा था कि शिवराज सिंह जी चौहान का गढ़ है और उन्होंने निश्चित तौर पर बहुत मेहनत भी की। झारखंड छोड़ के बार बार बुधनी आए वो, लेकिन बुधनी में जो रमाकांत भार्गव का व्यक्तिगत विरोध था, पार्टी के कार्यकर्ता उनसे बहुत नाराज थे, उसका खामियाजा जरूर बीजेपी ने भुगता है। बेशक रमाकांत को जिताने में वे सफल हो जाएं, क्योंकि अभी फाइनल परिणाम आने हैं, अभी वोटिंग चल रही है जब मैं ये कार्यक्रम बना रहा हूं। बेशक रमाकांत भार्गव विधानसभा पहुंच जाएं, लेकिन जो जीत का अंतर कम हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका जरूर है, एक चिंता और चिंतन का विषय जरूर है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।